जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 एक कदम सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अंतिम अवस्था में होगी, अंतिम चरण में होगी और लगभग सभी विषयों का जो है आपने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथ आप नोट्स मतलब कापी और पेन लेकर बैठिएगा। जो प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं, जो पहली बार आपके सामने से गुजर रहे हैं या आपने उसको पहले नहीं देखा है, उसको ज़रूर नोट करिएगा और उसका एक फेयर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपको यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर प्रश्नों का स्तर अप होता है तब भी आपको प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए। पिछले 17 या 18 सेट में मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे, जिसको सभी ने हल किया है, अच्छा रिस्पांस आप लोग का रहा है। अगले जो आपके 10 से 12 सेट होंगे वह उसमें जो प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अप रहेगा, ऊपर रहेगा, और उसको आप चालू करिए। अगर इन सेट में अगर आप 15 से एबव सही करते हैं, 18 तक करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी जो है इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी हो चुकी है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 1 की यहाँ पे बात करिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है। ये आपसे पूछा गया है। एक टैग लाइन है, एक आइडियल लाइन है, और यह कंटेंट किससे रिलेटेड है यह आपसे पूछा गया है। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, LIC या फिर प्रसार भारती, है ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए यानी ये टैगलाइन किससे संबंधित है, ऑल इंडिया रेडियो की यानी आकाशवाणी से संबंधित होगी, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम ये टैगलाइन आपकी दूरदर्शन की है। LIC योगक्षेमम महाम्यम आपका जो है LIC का टैगलाइन है ना। तो ये सब टैगलाइन भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दी जाती है, इसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। इनका कोई ओर छोर नहीं होता है, ये आपके चतुर्दिक ज्ञान पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। यूरेनियम दिया है, थोरियम दिया है, प्लूटोनियम दिया है या फिर इरिडियम दिया है ना। सबसे अधिक मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे राइट होने जा रहा है। केरल में मोनोजाइट नामक बालू के कण पाए जाते हैं और उसी में जो है थोरियम की अधिकता आपकी पाई जाती है ना। तो कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत सबसे अधिक है, थोरियम आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप यूरेनियम की बात कर लीजिएगा, तो यूरेनियम उत्पादन के लिए भारत में एक खान है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और उस खान का नाम है जादूगुड़ा, है ना। जादूगुड़ा की खान सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह जो है झारखंड राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाएगा। प्लूटोनियम भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादन इसका नहीं होता है। चलिएगा, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, है ना। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों को कुछ मुस्लिम शासकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके सही कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में इनको समायोजित करना है, एडजस्ट करना है। 4 शासक हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में एडजस्ट करना है। किसका शासन पहले आता है और किसका शासन बाद में आता है, कौन कौन से 4 इनको देखिएगा। अहमद शाह अब्दाली है, मोहम्मद शाह है, जहांगीर है और आपका बहादुर शाह। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि बहादुर शाह सबसे लास्ट में आएंगे, अंतिम में 4 तो होगा। सबसे पहले कौन आएगा, जहांगीर आएगा। देखिए सबसे पहले आपके आते हैं यहाँ पे जहांगीर, 3 नंबर आपका पहले होगा, मैं यह लिख दे रहा हूँ। जहांगीर आपके सबसे पहले आते हैं। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं मोहम्मद शाह, यानी 2 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पहले नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आपके आते हैं अहमद शाह अब्दाली यानी 1, और सबसे लास्ट में आपके आते हैं बहादुर शाह जफर
यानी 4। तो 3 2 1 4 ये जो है इनका सही सीक्वेंस है। फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहले आपके जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद आपके मोहम्मद शाह आते हैं, और मोहम्मद शाह के बाद आपके अहमद शाह अब्दाली हैं, और सबसे लास्ट में क्या है, बहादुर शाह जफ़र है, जो कि मुगल वंश के अंतिम संस्थापक या अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए में ये आपको डायग्राम मिल रहा है 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। कितना आप डीपली पढ़े हैं, प्रश्नों का लेवल जब टफ होता है ना, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको देता है, पहले से बात का क्रम या बात से पहले का क्रम। तो आपको सीक्वेंस घटनाओं का क्रम आपको दे देगा, 4 घटनाएं आपको दे देगी, कहेगा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके अवस्थी के आधार पर पहले से बात क्रम एडजस्ट कीजिए। तो आपको एडजस्ट करना होता है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 की बात कर लीजिएगा, 19 नहीं सॉरी 4 की अगर बात करिएगा, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी का अर्थ है। जनरल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। आर्थोप्लास्टी का क्या अभिप्राय होता है, यह आपसे पूछा गया है। ओपन हार्ट सर्जरी दिया है, गुर्दा प्रत्यारोपण दिया है, कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन दिया है, और रुधिर आधार दिया है। शल्य चिकित्सा होती है किसकी, आर्थोप्लास्टी। आर्थो डिपार्टमेंट ही होता है, हड्डियों का होता है ना। आप अगर थोड़ा भी जानकारी अगर साइंस की रखते हैं या मेडिकल विभाग की रखते हैं, तो आर्थो डिपार्टमेंट ही हड्डियों का डिपार्टमेंट होता है। और शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी का क्या अभिप्राय है, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे जो हड्डी संबंधी चीज़ें होंगी, हार्ट आपका हो नहीं सकता है, किडनी का प्रत्यारोपण आपका होगा नहीं, कूल्हे में पाई जाती हड्डियाँ। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने जा रहा है। आर्थोप्लास्टी किससे रिलेटेड है, तो कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ रेलवे जोन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय दिया है, उनका हेडक्वार्टर दिया गया है ना। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद दिया है, जो कि बिल्कुल राइट है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर दिया है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर दिया है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर दिया है। आपको बताना है 3 यहाँ पे सुमेलित हैं, 3 सही हैं, कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है ना। देखिए, प्रदेश में या देश में कहिए कुल कितने रेलवे जोन हैं, आप बताएंगे 18। टोटल रेलवे जोन की संख्या कितनी है, आपकी 18 रेलवे जोन है। और नवीनतम रेलवे जोन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो दक्षिण तटीय रेलवे है, जो कि जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। सबसे बड़ा रेलवे जोन अगर आपसे पूछ देता है उत्तरी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप कहेंगे दिल्ली में, है ना। अब उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन हैं, 2। एक तो उत्तर मध्य रेलवे और एक आपका उत्तर पूर्व रेलवे, है ना। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद। मतलब उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही रेलवे के मुख्यालय हैं, एक गोरखपुर में एक प्रयागराज में है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया था वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तेलंगाना में पड़ता है, सिकंदराबाद में, ये तो आपका सुमेलित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय उत्तर पश्चिम राजस्थान में पड़ेगा, मतलब जयपुर में आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका बिलासपुर है, ये भी आपका यहाँ पे राइट है। तीनों आपका सुमेलित है। बच गया क्या, उत्तर मध्य रेलवे। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हमने बताया कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 2 जगह है, या तो प्रयागराज या फिर गोरखपुर। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में है। और यहाँ पे हाजीपुर दिया है, तो ये चीज़ आपकी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होने जा रहा है ना। चलिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हाल ही में बन के तैयार हुआ है और यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह लीजिए, शायरी कह लीजिएगा। और यह शायरी किससे रिलेटेड है, यह आपसे पूछी गई है ना। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। ये है स्टेटमेंट और यह कथन किसका है, यह आपसे पूछा गया है। और मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि आपको इस प्रश्न को नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेयर क्वेश्चन है, जल्दी एग्जाम में आपको
किसी बुक में नहीं मिलता है, एग्जाम की बात तो बात है, अलग बात है ना। यह स्टेटमेंट किसका है? खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है, बहादुर शाह जफर दिया है, सुभाष चंद्र बोस है और अशफाक उल्लाह खां है ना। थोड़ा सा इस प्रश्न के लिए जो है मैं आपका कमेंट देखूंगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो फंसेगा, ये तो मामला फंस जाएगा। कितने लोग सही बता रहे हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं मिलते जुलते कि आप लोग गलत करेंगे, ये तो कन्फर्म है। फिर से देखिए, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस या फिर अशफाक उल्लाह खां, है ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अशफाक उल्लाह खां, जिनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था और इनको जो है काकोरी कांड में अभियुक्त मानते हुए, दोषी मानते हुए जो है फैजाबाद जिला जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, है ना। और यही नहीं, अशफाक उल्लाह खां के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अशफाक उल्लाह खां स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। तो यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका योगदान अशफाक उल्लाह जितना है उतना इनका भी योगदान है निश्चित रूप से, और ये भी काकोरी कांड में दोषी पाए गए थे और गोरखपुर जिला जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। और इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ था? आप बताएंगे, शाहजहाँपुर में। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट, 1857 क्रांति में इन्होंने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। और सुभाष चंद्र बोस की अगर आप बात करिएगा तो हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ सिंगापुर में इन्होंने जो भारतीय सेना की स्थापना की थी, है ना, आज़ाद हिंद फौज। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 की बात कर लीजिएगा। और ये भी जो है आपका क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से, तो आप बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया गया था? 4 व्यक्तियों का नाम है, 4 महापुरुषों का नाम है। पूछा गया है कि किसने या किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया गया था? लाला हरदयाल है, लाला लाजपत राय है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर बाल गंगाधर तिलक है ना। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर और इसके बाद प्रश्न की व्याख्या, ऑप्शन की व्याख्या आपकी होगी। प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किसके द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे राइट, बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही फेमस चित्पावन ब्राह्मण से संबंधित थे, और साथ ही साथ मराठा और केसरी नाम के 2 समाचार पत्र इन्होंने संपादित किए थे। और इन्होंने ही, क्योंकि ये जो है उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और कांग्रेस की बातों का एक तरह से इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा कि अगर हम अपने अधिकारों को हमको चाहिए, अगर हमको अधिकार लेने होंगे तो उसके लिए बंदूक उठाना होगा। और कांग्रेस क्या करती थी? अनुनय और विनय की नीति करती थी, अपने अधिकार को पाने के लिए अनशन की बात करते थे लोग, है ना। तो ये इनकी विचारधारा थोड़ा सा अलग थी, और यही कारण है कि इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा है? प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति पर आरोप इन्होंने लगाया था। एक चीज़ क्लियर हो गई। अगर लाला हरदयाल की बात करिएगा, लाला हरदयाल 1913 में 1913 याद रखिएगा, 1913 में जो है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुतायत बार पूछा गया है, इसको भूलिएगा मत। वर्ष पूछा जाता है 1913 में की गई थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल, किस पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी, और कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, है ना। लाला लाजपत राय, अगर इनकी बात कर लीजिएगा तो इनकी एक पुस्तक बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा। 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कब? जबकि ये साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 की बात कर लीजिएगा, तो ये भी जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने हैं, इसको कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको, मुझे लग रहा है कि कहीं पेपर में आपको ये दिखाई देगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, विदेशी कपड़ों का जलाया जाना किसने निष्ठुर बर्बादी बताया था? यह आपसे पूछा गया है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना किसने निष्ठुर बर्बादी बताया था? मदन मोहन मालवीय दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, शौकत अली दिया है और दादा भाई नेहरूजी दिया है ना। विदेशी कपड़ों का जलाया जाना किसने निष्ठुर बर्बादी बताया था, यह आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो आपका उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो है महात्मा गांधी जी के नाम के आगे जो महात्मा शब्द है ना, महात्मा की उपाधि इन्होंने ही दी थी। मदन मोहन मालवीय, प्रयागराज में इनका जन्म होता है और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और यह जो है उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी और इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले। और साथ ही साथ याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वह आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इनकी एक पुस्तक आप याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है ना। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर भी देखिए सुमेलित वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का उत्तर देना है आपको। एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ शहर का नाम दिया है और एक तरफ उद्योग आपका दिया है, मिलान करना है और नीचे कूट दिया गया है यहाँ पे, वो आपको देखना होगा कौन सही है ना। देखिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इस उद्योग से संबंधित है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इसका कलर कर दूँ चेंज ना। विशाखापट्टनम जो आपका है यह आंध्र प्रदेश में है और यह किससे संबंधित है? पोत निर्माण से। विशाखापट्टनम का उद्योग क्या है? पोत निर्माण, यानी 2 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। मुरी आपका, पहले गुरुग्राम को देखते हैं। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है और यह जो है फेमस है किस लिए? देखिए, पनकी कानपुर में है ना, पनकी उर्वरक के लिए फेमस है, तो डी का तो आपका 3 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। गुरुग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, मोटर गाड़ी यानी सी का 1 और बीच में क्या हो जाएगा? 4। मुरी आपका एल्युमिनियम ना। 2, 4, 1, 3 आपका उत्तर यहाँ पे सिनेरियो निकल के आ रहा है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए फेमस है, मुरी आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, गुरुग्राम मोटर गाड़ी से संबंधित है और पनकी आपका कानपुर में है, उर्वरक संयंत्र है ना। तो 2, 4, 1, 3, 24, 13 आपका उत्तर यहाँ पे सही है। और कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा देखिए तो 2, 4, 1, 3 संभवतः जो है पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। 2, 4, 1, 3 यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। इस सबको 1 लाइनर के रूप में लिखिएगा क्योंकि सब चीज़ें एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 की आप बात कर लीजिएगा। देखिए, लगभग हमने आधा रास्ता जो है आपका सफ़र तय कर लिया है आज के सेशन का। 10 क्वेश्चन आप 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और लगभग 10 क्वेश्चन आपके और अभी बाकी होंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? यह आपसे पूछे गए हैं, है ना। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक का नाम आपसे पूछा गया है। वल्लभाचार्य है, मध्वाचार्य है, श्रीकांताचार्य है और रामानुजाचार्य है ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य और ये सूरदास के गुरु भी रहे हैं, है ना। रामानुजाचार्य गणतज्ञ आपके थे। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर भी देने में आप सक्षम होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध धौलाधार श्रेणी से है? यह आपसे पूछा गया है। अबोर दिया है, लेप्चा दिया है, गद्दी दिया है और आपका भील दिया है। सबसे पहले तो ये पता करिए कि धौलाधार श्रेणी पाई कहाँ जाती है ना। पूछा है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध धौलाधार श्रेणी से है? धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय का पोर्शन है और कहाँ पाए जाते? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जब पाए जाते तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति मैंने आपको पढ़ाई है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, सिक्किम कहाँ पे है? तो लेप्चा जनजाति कहाँ है? तो ये सिक्किम में स्थित है। लेप्चा की लोकेशन सिक्किम में। भील जनजाति सतपुड़ा पर्वत पर निवास करती, मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलेगी आपको। अबोर, मिकी रापा तानी, डफला अबोर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है? ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है? गद्दी स्वांगला आपको मैंने पढ़ाया है। और गद्दी जनजाति जो है किस श्रेणी पे पाई जाती है? यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा राइट।
धौलाधार श्रेणी पे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, है ना, क्योंकि सब चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेशन जरूरी है। यही मैं अगर आपसे सीधे पूछ देता कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति या गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, 99% इसको सही बताते, 99% लोग इसका उत्तर सही बताते कि गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर प्रश्न का स्वरूप मैंने चेंज कर दिया तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे 50% क्या हो गया है, वह एलिमिनेट हो चुके हैं। और यही जो है मेरिट को क्या करते हैं, मेरिट को बढ़ाते हैं। अगर आप सही कर लेंगे अंडर मेरिट आप आ जाएंगे, और अगर आप गलत कर देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, 1-2 नंबर से आप छट जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्नों पे आपको ध्यान देना है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, श्रेणी पूछेगा धौलाधार श्रेणी। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सतपुड़ा पर्वत पे स्थित है। लेप्चा सिक्किम में है, हिमालय के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम कंट्री आपका ना, ओपेक का सदस्य देश कौन नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। अल्जीरिया दिया है, इंडोनेशिया दिया है, चीन दिया है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात दिया है ना। ओपेक अरब देशों का एक समूह है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का एक्सपोर्ट करता है ना। और इसका मुख्यालय आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, संभवतः वियना में है, एक बार आप कंफर्म करिएगा। ओपेक का मुख्यालय, है ना। कौन इसमें मेंबर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, चीन इसमें शामिल नहीं है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों में अल्जीरिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और जो पश्चिमी अरब के क्षेत्र हैं, है ना, पश्चिमी एशिया के, वो इसमें शामिल होंगे। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा। एक और मिलान करने वाला क्वेश्चन, और मिलान करने वाला क्वेश्चन रहता तो एक है, काउंटिंग तो एक प्रश्न के रूप में होती है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन उससे आपका तैयार हो जाता है। गलत होगा नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। एक तरफ उपग्रह का नाम दिया है और एक तरफ ग्रह का नाम दिया है। पूछा है कि कौन सा ग्रह या कौन सा उपग्रह किस ग्रह से रिलेटेड है ना, संबंधित है। टाइटन, मिरांडा, यूरोपा और डिमोस। और इधर आपका दिया है अरुण, शनि, मंगल और बृहस्पति। देखिए पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो आपका टाइटन है, टाइटन किसका उपग्रह है, आप कहेंगे शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का है, बिल्कुल है। मिरांडा, मिरांडा किसका उपग्रह है, अरुण का है। तो टाइटन के लिए आप 2 यहाँ पे लिखेंगे, मिरांडा के लिए 1 लिखेंगे, है ना। यूरोपा और डिमोस, डिमोस तो कन्फर्म है आपका 100%। डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल का है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। और यूरोपा के लिए बृहस्पति का है, 4 हो जाएगा। 21-43 जहाँ पे आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है, 2 1 4 3, जहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे नीचे 2 1 4 3, 2 1 4 3, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, 2 1 4 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट होने जा रहा है ना। कितना आसान है, सब चीज़ें आसान है, बस ललक होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपके अंदर ललक है, एकाग्रता है, तो समय मायने नहीं रखता है, कितने घंटे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की यहाँ पे आप बात कर लीजिएगा। हरेला नामक पर्व का संबंध किस राज्य से है, यह आपसे पूछा गया है। लोक कला संस्कृति से भी प्रश्न आपके बनने हैं, और निश्चित रूप से मेला महोत्सव से भी बनेगा, और त्योहारों से भी आपका बनेगा। यहाँ पे हरेला पूछा गया है, हो सकता है कल किसी एग्जाम में आपसे हरेली पूछ दिया जाए, किसी एग्जाम में लोसांग महोत्सव आपसे पूछ दिया जाए, किसी एग्जाम में आपसे काला घोड़ा महोत्सव आपसे पूछ दिया जाए। एक प्रश्न में सबकी व्याख्या करूंगा, पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आगे मैं चलता हूं, है ना। हरेला नामक पर्व का संबंध किससे है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका वो हरेला है ना। हरेला ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट। हरेला नामक पर्व आपका किससे है, उत्तराखंड से। यहीं पे अगर पूछ देता आपसे हरेली, हरेला हरेली 2 चीज़ है ना। हरेला, हरेला में आ की मात्रा आ रही है उत्तराखंड, उत्तराखंड में आ की मात्रा आती है। हरेली में छत्तीसगढ़, हरेली का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। हरेली कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। हरेली में बड़ी की मात्रा, छत्तीसगढ़ में बड़ी की मात्रा है, कॉमन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरेला उत्तराखंड बताइएगा, हरेली छत्तीसगढ़ बताइएगा। सिक्किम से अगर पूछ दे तो सिक्किम में एक महोत्सव आपका होता है लोसांग। लोसांग महोत्सव कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सिक्किम। और महाराष्ट्र में आपका काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र में। काला नमक चावल महोत्सव आपसे पूछ दिया जाए, सिद्धार्थनगर यूपी में, है ना। चलिएगा आज के सेशन का
15वां क्वेश्चन है, देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ये कैसे संभव है? क्योंकि चंद्रमा पर वे विशेष तरह का अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, ये भी आपका गलत है। चंद्रमा पर ध्वनि का वेग बहुत कम है, देखिए डी इसमें ऑप्शन मुझे लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पर आपका वायुमंडल है नहीं, वायु है नहीं, ये जो है यहाँ पे ध्वनि का गमन नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरमुडा रहस्यमयी त्रिकोण या बरमुडा मिस्टीरियस ट्रायंगल जो है वह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी के लिया गया क्वेश्चन। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमुडा रहस्यमय त्रिकोण का संबंध किस क्षेत्र से है? अटलांटिक महासागर में है ये, और कहाँ पे है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी लोकेशन होगी, है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 3 याद रखिएगा द्वीप, एक बरमुडा है, एक मियामी है और एक आपका जो है बरमुडा, मियामी और एक आपका फ्लोरिडा। इन 3 द्वीपों को मिलाने से जो ट्रायंगल आपका बनता है, त्रिभुज बनता है, वो रहस्यमय त्रिकोण है। और इसकी जो यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कोई भी पानी का जहाज़ या कोई भी हवाई जहाज़ अगर ऊपर से जा रहा है तो वो उस ट्रायंगल को पार करके आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। यही आपका रहस्यमय त्रिकोण है, पूछा जाता है। इसी अटलांटिक महासागर में एक वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा, इसी के आसपास के क्षेत्र में, सारगैसो समुद्र। और सारगैसो वनस्पति के अधिकता के कारण जो है आप इसे सारगैसो समुद्र के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रश्न छोटा सा आपका बन जाता है कि सारगैसो समुद्र का संबंध किससे है? उत्तर आप बताइएगा, अटलांटिक महासागर से। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत है? कौन सा डेवलप महाद्वीप है, कौन सा विकसित महाद्वीप है, कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, यह आपसे पूछा गया है। अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है ना। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा डी, ऑप्शन डी। यूरोप जो है विश्व का सबसे डेवलप एरिया है, डेवलप विकसित एरिया है, ये आपको ध्यान देना होगा। प्रायद्वीप की अधिकता होती है इस यूरोप महाद्वीप में, प्रायद्वीप की अधिकता होती है और यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम बारिश अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे कम बारिश वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और जब बारिश कम होगी तो क्या होगा? मरुस्थल का अभाव होगा, मरुस्थल पाए जाएंगे और मरुस्थलों की अधिकता कारण इसको आपने प्यासी भूमि का देश भी कहा है। उत्तरी अमेरिका, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री मिलती ही नहीं है, मतलब स्थल अवरुद्ध, ऐसे देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरे होते हैं उसको आप लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में एक भी ऐसा महाद्वीप नहीं है, एक भी ऐसा देश नहीं है जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा है। हर देश की बाउंड्री कहीं ना कहीं महासागर को टच करती है ना। चलिएगा अफ्रीका के बारे में बात कर लीजिएगा। तो अफ्रीका जो है आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सबसे अधिक देश इसमें पाए जाते हैं, 55 देश, है ना। पहली चीज़, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और साथ ही साथ जनजातियां यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसको आपने जनजातीय महाद्वीप भी कहा है और साथ ही साथ इसे आप भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। तो ये रहा प्रश्न 1, लेकिन व्याख्या अनेक, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। रेणुका झील दिया है हिमाचल प्रदेश में, हमीरसर गुजरात में, औंधीताल उत्तराखंड में और सोमोरोरी आपकी लद्दाख में, है ना। अब ये तो कन्फर्म है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, ये तो श्योर है, लेकिन जो गलत है वो कहाँ पे है, क्या वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे आप? आपसे मैं अपेक्षा रखूँगा। देखिए रेणुका झील आपकी तो है, आपकी झील तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये तो कन्फर्म है। हमीरसर झील ये भी गुजरात में, ये भी कन्फर्म है। सोमोरोरी लद्दाख में है, ये भी आपका कन्फर्म है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह यहाँ पे होगा औंधीताल,
जहाँ पे उत्तराखंड लिखा है यह उत्तराखंड में नहीं है। जब उत्तराखंड में नहीं है तब मैं आपसे पूछता हूँ कि औंधी ताल कहाँ पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे रखूँगा। ना लास्ट 19वां क्वेश्चन, अभी लास्ट नहीं है। हाँ, चलिए देखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के मध्य किस उपनिषद में होता है? देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के मध्य संवाद किस उपनिषद में होती है, यह आपसे पूछा गया है। कठोपनिषद दिया है, मुंडकोपनिषद दिया है, जबालोपनिषद दिया है और केन उपनिषद दिया है। नचिकेता और यम के मध्य संवाद किस उपनिषद में होता है? थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन होगा, इसको जरूर नोट करिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं व्याख्या के लिए। कठोपनिषद आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नचिकेता और यम के मध्य में संवाद है ना। मुंडकोपनिषद से संभवतः जो है आपका एक वाक्य लिया गया है, वो सत्यमेव जयते, जो आपका आदर्श वाक्य या राष्ट्रीय वाक्य है भारत के लिए ना। चलिएगा, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम पायदान पे हम लोग आ गए हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समखंडन और इनमें से कोई नहीं। परमाणु बम की बात हो रही है। एटम बम किस पे काम करते हैं? सिंपल सा उत्तर आपका है नाभिकीय विखंडन, यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। नाभिकीय विखंडन आपका सही होगा। नाभिकीय संलयन की बात कर लीजिएगा तो नाभिकीय संलयन आपका हाइड्रोजन बम आपका हो गया, और सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो आपका नाभिकीय संलयन है ना। तो दोस्तों, ये रहा एक बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपने इसको पूरा देखकर इसका नोट्स भी तैयार किया होगा। प्रश्नों का स्तर कैसा था एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्या इससे भी टफ चलेगा या इससे कम रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। एक दुगने उत्साह के साथ दूसरे दिन पुनः अगले दिन 6 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।